अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN टीवी पर। नाज़रीन, आज आप देख रहे होंगे आज हम अपने सेट पर मौजूद नहीं हैं। आज हम डॉक्टर समीना हक के घर में मौजूद हैं और उनके घर में उनका IVF क्लिनिक है जिसका नाम है फ्रेंड्स IVF क्लिनिक। IVF के ऊपर हमने कई बार बात की है और डॉक्टर समीना हक को अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा बुलाया है, लेकिन आज हम जानेंगे कि IVF का ट्रीटमेंट होता कैसे है। जब एक शादीशुदा कपल एक IVF क्लिनिक में आता है, उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, आज हम ये देखने वाले हैं और आपको भी आज दिखाने वाले हैं। आइए मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मरियम, बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का। माशाल्लाह, आपका घर, आपका क्लिनिक, सब कुछ बहुत अच्छा है। फाइनली आज हमने देख लिया ये। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, ऑफन आइए। यहाँ मील्स रेडी होते हैं, हर चीज़ बहुत वार्म है। बिल्कुल। हमारे मोहब्बत की वार्मनेस है और हमारे सेटअप की भी वार्मनेस है। यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम हियर। डॉक्टर समीना, ये है कहाँ पे? ये बेटे नेस्ट पार्क कॉलोनी है, फेज़ 1 और 338D1 इसका नंबर है और ये बिल्कुल क्लोज है एवरकेयर हॉस्पिटल के। वहाँ से डबल रोड निकलती है और उस डबल रोड मेन रोड के ऊपर ही है। ओके। हमें नहीं पता कि आपकी जर्नी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। बेटा, जब से मैंने होश संभाला तो मैंने अपने आप को डॉक्टर ही देखा, क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे और मेरी मदर जो थी उनकी दोस्तियां थी बहुत वहाँ लेडी डॉक्टर्स में। हमारे घर अक्रॉस हम PF बेस सरगोदा में रहते थे। मेरे फादर एयरफोर्स में थे और बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर थे। 23 मार्च की जो पहली मार्च हुई थी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की, वो उन्होंने कमांड की थी और PF बेस सरगोदा पे वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे 1965 की वॉर में और उनको तमगा जुर्रत मिला था। तो उन दिनों हम PF बेस सरगोदा में होते थे। अक्रॉस द रोड एक हॉस्पिटल था PF का और वहाँ पे मेरी अम्मी की दोस्तें थीं। वो 11-12 बजे आके चाय पीती थी और मैं पर्दे के पीछे से उनको वो स्टेथोस्कोप डाले हुए और वो ब्राउन साड़ीज पहने हुए, दोज वर माय इंस्पिरेशन। और मैंने हमेशा अपने आप को वो उस साड़ी में लिपटे हुए स्टेथोस्कोप हाथ में पकड़े हुए ही देखा। तो उसके बस वो दिमाग में यही था कि आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर। और फिर फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर में मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ पे मैंने MBBS किया। उसके बाद मैंने फेलोशिप की इन गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। मैं एक सर्जन बनना चाहती थी, पीडियाट्रिक सर्जन, या आई न्यू कि आई हैव अ सर्जिकल स्किल बाय अल्लाह सुब्हानो ताला। लेकिन गायनी में आने का फिर मैंने इसलिए सोचा कि वो काम जो कोई नहीं कर रहा, जैसे प्लास्टिक रिपेयर्स हैं, लेप्रोस्कोपिक हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं और जो इनफर्टाइल कपल्स जिनको हम IVF से बचाना चाहते हैं उनकी करेक्टिव सर्जरी। फिर मैंने दुनिया के बहुत से हिस्सों से जाके मैंने कायरो यूनिवर्सिटी पे जो किंग ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी हैं डॉक्टर उसामा शौकी, प्रोफेसर उसामा, उनसे मैंने जाके हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी सीखी। और फिर मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर जो वहाँ पे प्रोफेसर PC वोंग हैं, उनके साथ मैंने IVF, हाउ टू सेट अप अ लैब, एक्सीलेंट, मैंने बहुत से कोर्सेज उनके पास किए कि लैब कैसे बनती है और पेशेंट का जो फिजिशियन होता है, ये फिजिशियन वो कैसे काम करता है। और फिर मैंने लैब के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है उसका भी काम सीखा, यानी ICSI मैंने खुद प्रैक्टिकली सीखी कि मुझे पता हो कि मेरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दिस इज़ माई जर्नी। और उसके बाद अब मैं बहुत से डॉक्टर्स को पूरे पाकिस्तान में लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के लेक्चर्स भी देती हूँ और उनको ये आर्ट जो है ये मैं सिखाती भी। क्या बात है, एक्सीलेंट मैम। IVF की हम बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि IVF का सक्सेस रेट कितना है और अनफॉर्चुनेटली अगर पहला IVF साइकिल नहीं चल पाता, अनसक्सेसफुल हो जाता है, देन व्हाट? बेटे, ये कोई बड़ी बात नहीं है
क्योंकि डिसहार्ट नहीं होना इससे। डिसहार्ट सिर्फ इस बात से पेशेंट्स होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी हो जाती है, इतना ज़्यादा पैसा लगता है एक साइकिल में। लेकिन इफ़ दे हैव मनी तो इसमें कोई डिसहार्ट होने की बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में 30 से 35% के दरमियान सक्सेस रेट होता है। यंग पेशेंट है और मेल फैक्टर है, उसके यंग एग्स हैं तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट 50 to 60 तक चला जाता है। लेकिन अगर उसकी एज कम है, उसके एग्स पुराने हैं, तो फिर इट ऑल डिपेंड्स। जो आपका सक्सेस रेट है वो औरत की एज के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कई प्रोग्राम्स में बताया है कि एग्स अल्लाह सुब्हान व तआला पैदाइश के वक्त बच्ची को डाल के भेजते हैं और वक्त के साथ वो पुराने होते जाते हैं। 22 ईयर्स पे परफेक्ट एग्स होते हैं, फिर 30 पे डिक्लाइन, 35 पे और डिक्लाइन, उनकी क्वालिटी, उनका नंबर, सभी कुछ इफेक्ट होता है। डॉक्टर समीना, ये IVF ये एक ट्रीटमेंट कितना महंगा है और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या थोड़ी सी कमी पेशी हो सकती है? बेटे, अगर यंग पेशेंट्स हमारे पास आ जाएं तो फिर उनको टीके कम लगते हैं। जैसे कि अगर 30-35 के ऊपर पेशेंट्स आती हैं तो उनको 40-45 हज़ार के टीके डेली लग जाते हैं। अब आप खुद देखें कि 15 डेज हम अगर उनको ये लगा रहे हैं तो तकरीबन 6-7 लाख तो वो एक सिंगल टीका जो है उस, क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं बहुत से फॉलिकल्स बनाने के लिए। कई बार हमें ज़्यादा एज की औरतों में एम्प्टी फॉलिकल्स होते हैं, उसमें एग्स नहीं होते, तो इसलिए हमें कम एग्स, यील्ड हमें कम मिलती है, क्रॉप कम होती है। उनको फिर हम हाईएस्ट डोज पे लेके जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्स मिल सकें। यंग बच्चियों को हम लोएस्ट डोज पे रखते हैं, हाईएस्ट होती है 450, लोएस्ट होती है 50। तो इस तरह हमें बहुत फर्क पड़ जाता है कीमत में। तो बहुत से सेंटर्स क्या करते हैं कि जनरली एक ही अमाउंट बताते हैं। यंग पेशेंट्स में से थोड़ी सी बचत हो जाती है और जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनमें बैलेंस हो जाता है। लेकिन हमारे सेंटर पे हम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अगर यंग पेशेंट है, मेल फैक्टर है, तो उसको हम कम से कम प्राइस बताएंगे। लेकिन अगर एक पेशेंट है जो नियर टू 40 आ रही है, उस पे हमें हाईएस्ट डोज ऑफ इंजेक्शन लगाना है और हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी ऑफ इंजेक्शन पे। हम जो सबसे बेहतरीन कंपनी जो पाकिस्तान में दे रही है, हम उसके वो ऑलमोस्ट डबल द प्राइस है जो और टीके होते हैं, तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते बिल्कुल उसके ऊपर। और हाईएस्ट डोज से शुरू करने में फिर पैसे भी लगते हैं। हम ये सब बातें उनसे डिस्कस कर लेते हैं पहले और एक लीगल पेपर पे साइन करवाते हैं विटनेस के साथ, सो दैट इज प्रोटेक्शन फॉर अस कि हमारे पास वो लीगल पेपर मौजूद हो। परफेक्ट। नाज़रीन, IVF के ऊपर तो हम डेली बात करते हैं, लेकिन IVF के अंदर तरीका क्या क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, आज हम ये देखने वाले हैं। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, हम देखने वाले हैं। चले आपकी लैब में। बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम। वैसे वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, लेकिन आजकल चंद दिनों में कोई केस होने वाला नहीं है। हम उसको दोबारा स्टेरलाइज कर लेंगे। थोड़ी सी किट आपको भी पहननी पड़ेगी, मास्क कैप, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली क्लीन एरिया है। उसमें बैक्टीरियाज, पार्टिकल्स कुछ नहीं होता। तो हम जरूर आपको विजिट कराते हैं, लेकिन थोड़ी सी किट शिट बदलनी पड़ेगी। या श्योर, व्हाई नॉट। डॉक्टर समीना, आइए चलते हैं। चलिए, आप को हम अपनी लैब दिखाते हैं जहाँ पे के हम एग्स निकालते हैं और फिर हम कैसे स्पर्म्स को एंटर करते हैं, तो वो सारा सिलसिला आपको नजर आएगा। ये हमारा वेटिंग एरिया है और यहाँ पे आइए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, लैब किधर है? ये हमारी कोऑर्डिनेटर हैं हीरा, और ये हमारा पेशेंट्स का IVF का पेशेंट्स का वेटिंग रूम है। नीचे बेसमेंट में भी उनके हस्बैंड्स और उनके जो रिलेटिव साथ आते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाता है, वो होमली फील करें। और यहाँ पे जस्ट पेशेंट्स को हम वेट कराते हैं। और ये हमारा बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि नो एंट्री विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे हमारा वो IVF लैब है जिसके अंदर अभी हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन हमें किट्स बदलनी पड़ेंगी क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। श्योर मैम। क्या आइए मरियम, आज हम आपको एक नई दुनिया दिखाते हैं।
जिसमें माँ के पेट का माहौल जो है वो हमने क्रिएट किया हुआ है। इसको हम IVF लैब कहते हैं और ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये तो रिकवरी एरिया है जहाँ पेशेंट्स को हम एग्स निकालने के बाद या एम्ब्रो ट्रांसफर करने के बाद फिर हम शिफ्ट करते हैं। लेकिन यहाँ से आगे ये आपने देखा है कि ये एक शावर का कर्टन बन जाता है जैसे ही ये दरवाजा खुलता है। तो इस कर्टन के अंदर से हम अंदर जाएंगे और वहां पे फिर हम अपने जूते तब्दील करेंगे जो कि लैब के जूते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम एंटर करेंगे। पहले ये थिएटर है, ठीक है, और थिएटर के आगे फिर बहुत सेंसिटिव एरिया है लैब का। ओके, ठीक है। अच्छा, ये थिएटर जो है इसके अंदर हम एग्स निकालते हैं पेशेंट के। ओके, ठीक है। और फिर वो जो छोटी सी विंडो है उधर से हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को पकड़ाते हैं अंदर लैब के। ओके। अब आपने ये अभी हम जब थिएटर में जाएंगे तो फिर मैं आपको हर चीज बताऊंगी कि ये क्या है। अब ये जो एरिया है ये भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये वॉश बेसन है, हम हाथ वगैरह जो भी यहाँ पे वॉश करते हैं। तो ये जो साबुन है ये खुशबू के बगैर है। एग्स को, एम्ब्रियोज को खुशबू पसंद नहीं है। हमारे जितने वर्कर्स हैं उनको अलाउड नहीं है खुशबू वाले शैम्पू, परफ्यूम्स, खुशबू वाले शैम्पूज या और भी कॉस्मेटिक्स या कोई लोशंस वगैरह, इट्स नॉट। और जो मैंने भी ज्वेलरी पहनी हुई है ये नहीं, ज्वेलरी तो हम उतार के जाते हैं सारा कुछ, लेकिन क्योंकि अभी हम प्रोसीजर नहीं कर रहे तो आप पहने रखें ज्वेलरी पहनी है। तो अब हम जो मेन एरिया है वो बिल्कुल एंड पे है जहाँ पे के प्रोसीजर एक्चुअली होता है। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। अब हम थिएटर में, जो स्पेशलाइज्ड थिएटर है, अब हम उसके अंदर जा रहे हैं। डॉक्टर सबीना, ये बाकी चीजें क्या है? हाँ बेटे, ये लैमिनर फ्लो इसको कहते हैं। ये एक तो हमने ये एयर चेंज की हुई है। उसके बाद जब हम मेल के स्पर्म्स, ये एंड्रोलॉजी एरिया है, जब हम मेल के स्पर्म्स यहाँ पे देख रहे होते हैं हमें तब भी क्लीन एरिया चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो लैमिनर फ्लो है ये अपने अंदर इसको सर्कुलेट करता है। इसमें भी बड़े बड़े फिल्टर्स लगे हुए हैं और ये क्लीन एयर डालता है ताकि हमारे स्पर्म्स भी इन्फेक्ट ना हो। ठीक है, इसके बाद ये एयर प्योरीफायर एक और है, ये अगेन इसके अंदर फिल्टर्स हैं और ये बार बार एयर को बार बार अपने अंदर से गुजारता है ताकि मजीद क्लीन हो सके। ये वाले जो डीवर्स हैं ये बड़े बड़े वो हैं, स्टोरेज के कैनेस्टर्स हैं और ये कैनेस्टर्स में हमने लोगों के एग्स, स्पर्म्स और एम्ब्रियोज फ्रीज किए हुए हैं। तो जब हमें चाहिए होते हैं हम इनमें से निकालते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कैसे ये देखिए, ये इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन होती है और उसके अंदर ये सारे एग्स और स्पर्म्स और एम्ब्रियोज जो हैं वो फ्रोजन है। ये -60 डिग्रीज पे फ्रीज हुए और ये फ्रोजन है अभी, ये बिल्कुल फ्रोजन है और ये उस तरह के फ्रोजन नहीं है जैसे हमारे फ्रिज में होते हैं। ये एक्सट्रीम फ्रोजन है। जैसे हमारे पास एम्ब्रियोज एक्स्ट्रा बन जाते हैं जब, तो हम 2 तो प्लेस कर देते हैं पेशेंट के यूट्रस में, बाकी हम फ्रीज कर लेते हैं ताकि आइंदा अगर इस महीने प्रेगनेंसी ना हो तो हमें उस सारे प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। हम फिर वो थॉ करके उनको जैसे आम अल्फाज में आप डी फ्रीज कहते हैं, लेकिन उसकी एक स्पेशल किट होती है और हर चीज होती है। तो फिर हम जैसे किसी के अगर 16 एम्ब्रियोज बन गए हैं, 2 हमने रख दिए, बेस्ट ऑफ देम कोई 12-14 हम फ्रीज कर लेंगे और उनमें से फिर हम एवरी 2 to 3 मंथ्स हम उसके रखते जाएंगे जब तक कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो जाती। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम इधर चलते हैं। ये क्या है बेटे? ये एयर शावर कैबिनेट है जिसके अंदर से गुजर के हम उस मोस्ट सेंसिटिव एरिया में जाएंगे। क्योंकि ये इसके चारों तरफ फिल्टर्स हैं और ये क्लीन एयर हमारे ऊपर बहुत फोर्स के साथ शावर करेगी और फिर हमें इंडिकेशन देगी, ये बोलेगी, ये अंदर बोलती है, हमें कहती है योर दिस प्रोसीजर इज कंप्लीटेड, नाउ यू कैन गो आउट फ्रॉम द बैक डोर। ठीक है, तो हम इसमें चलते हैं। आइए आइए। यहाँ से बहुत फोर्स से जाएगी और यहाँ से प्रेशर ये ऊपर से होके और फिर दोबारा से आती है। Operation is completed. Please leave through the back door.
अच्छा, अब इसको अच्छा, हम अपने यहाँ से सेफ्टी जाना के है। लिए इसको अपनी तरफ खींचेंगे, फिर ये खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। ठीक है, अब हम मोस्ट क्लीन एरिया में आ गए हैं और ये है लैब। वाह, ये जो छोटी सी विंडो है ना जी, मरियम, जी, इसमें से हम थिएटर में से एग्स लेते हैं। ओके, इतनी छोटी विंडो इसलिए रखी हुई है कि इस कमरे की हवा जो है वो कंटेमिनेट ना हो। ठीक है, और फिर इस कमरे की हवा का प्रेशर उस कमरे से ज्यादा है, ताकि जैसे ही ये खिड़की खुलती है हवा गश करती है बाहर, वहां से अंदर नहीं आती। तो इसके प्रेशर के जो मॉनिटर्स हैं वो हमारा इस कमरे का जो है वो बाहर लगा हुआ है। ठीक है, आपको बाहर जाके बताते हैं। तो जैसे ही दरवाजा खुलेगा आपको लगेगा हवा बाहर आई है उस तरफ, इधर नहीं आएगी। ठीक है, तो इधर से एग्स लेके 2 लोग खड़े होते हैं असिस्टेंट, बाहर से वो शाउट करती है कि प्लीज टेक द एग्स, और यहाँ से वो पकड़ती है और एम्ब्रियोलॉजिस्ट को। और यहाँ पर मैक्सिमम कितने लोग खड़े हो सकते हैं? यहाँ पे 2 असिस्टेंट्स होते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट के। ठीक है, तो यहाँ एम्ब्रियोलॉजिस्ट बैठा वो एग्स देख रहा होता है। फिर वो इनको उंडेलता है छोटी छोटी डिशेस में। कोई डिश है हिरा तो मुझे दे दे, मैं इनको दिखा दूं। तो वो उसके अंदर वो फ्लूइड हम लेते हैं, उसमें फिर वो देखता है कि कितने एग्स हैं। फिर वो यहाँ से हल्के से असिस्टेंट को बताता है, क्योंकि यहाँ पे एग्स को बोलना पसंद नहीं है, लाइट पसंद नहीं है, शोर पसंद नहीं है, हिलना जुलना पसंद नहीं है। तो इसलिए हमने सड़क से बहुत दूर इसको किया हुआ है, रखा हुआ है। ये जैसे ये पेट्री डिश है और ये यहाँ रख के तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखेगा कि इसमें कितने एग्स हैं। ठीक है, जब उसको एग्स नजर आ जाएंगे तो वो अपने असिस्टेंट को बताएगा, वो हमें शाउट करके बताएगा खिड़की के में से मुंह निकाल के कि हमें इतने एग्स मिल गए। फिर मुझे गाइडलाइन मिलेगी कि मैंने अभी मजीद और कितने निकालने हैं। कई दफा वो 10 फॉलिकल्स का भी फ्लूइड देखते के बाद कह देता है नो एग्स। ठीक है, और कई दफा हम 25 फॉलिकल देते हैं तो 25 के 25 में से बड़ा अच्छा एग हमें मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है। एग्स फ्रीज की हम बात करें डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि शादी से पहले हम लोग अपना एग फ्रीज करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो हम कर सकते हैं। वो डीबर्स मैंने आपको दिखाए, वो स्पेशल किट्स होती हैं, तो हम एग्स फ्रीज कर सकते हैं। जैसे कैंसर पेशेंट्स ट्रीटमेंट पे जाते हैं, ओवरीज खराब हो सकती हैं, तो हम उनके एग्स निकाल के फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से जब एग्स उसने कर लिए, अभी इक्सी मशीन का काम नहीं शुरू हुआ, एग्स शॉक में चले जाते हैं, उनको रेस्टिंग फेज चाहिए 2 घंटे के लिए। फिर हम इस इंक्यूबेटर में रखते हैं। अब ये जो इंक्यूबेटर है ये कुक का बेंच टॉप इंक्यूबेटर, इसको हम मिंक इंक्यूबेटर कहते हैं। और इस इंक्यूबेटर की खूबसूरती ये है कि ये माँ के पेट का इंटरनल जो सारा वो माहौल होता है वो देता है। इसके अंदर हम पेट्री डिशेस को रख देते हैं। इसको ऐसे ओपन करते हैं और इसमें ये पूरा हीटेड है। और इसके अंदर आप ये देखें कि यहाँ पे इसकी ये वायर्स हैं जो गैस लेके जा रही हैं इसके अंदर। ये अंडर हाई प्रेशर ये मेटल की वो होती हैं पाइप्स, और ये हमने इसमें ट्रिपल गैस है जो माँ के पेट में होती है, और ये गेजेस लगे हुए हैं। इसके आगे पाकिस्तान में जो ट्रिपल गैसेस होती हैं या जहां भी होती हैं उनमें भी इम्प्योरिटीज अगर हैं तो हमने उसके आगे फिल्टर लगाया हुआ है ताकि कोई इम्प्योरिटी जो है वो आगे ना जा सके। ठीक है, तो हमने ये इंटरकनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ से आती है गैस, इसको इससे कनेक्ट किया हुआ है, इसको इससे कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें फिर हम रेस्टिंग फेज में एग्स को रख देते हैं। जब रेस्टिंग फेज से बाहर निकलते हैं उससे पहले ही हमने उसके हस्बैंड के स्पर्म्स प्रिपेयर किए होते हैं। ठीक है, अब आता है ये काम। अब ये यहाँ पे डिश रख के, और डिश के अंदर स्पर्म्स की मूवमेंट बड़ी तेज होती है। ठीक है, वो पकड़े नहीं जाते, तो उसमें एक फ्लूइड होता है, उस उनके ऊपर डाल दिया जाता है ताकि वो स्लो हो जाए, उनकी मूवमेंट स्लो हो जाए। ठीक है, फिर हम नीडल के अंदर उसको फिल करते हैं और एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जब वो सारे इंसेमिनेट हो जाते हैं फिर वो डिश उठा के हम दोबारा इसमें 5 दिन के लिए रख देते हैं। 5 दिन के लिए, ओके। और मैं भी उस फेज में हूँ नई चीजें खरीदने के लिए। अब जो लेटेस्ट आए हैं, आपको ये खोल के इंक्यूबेटर और माइक्रोस्कोप में रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रीड करता है, खुद ही माइक्रोस्कोप लगाता है, उसका कंप्यूटर खुद ही रीड करता है और हमें ऊपर पिक्चर्स दे देता है कि अब इतने सेल बन गए, अब इस तरह की स्टेज आ गई, अब इनर सेल मैस बन गया, अब बेबी वाला हिस्सा बन गया, प्लेसेंटा वाला बन गया। तो हम, क्योंकि इनको खोलने के वक्त वो माहौल थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हो जाता है, तो इसलिए अगर तकरीबन 3 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो हमारे एम्ब्रियोज खत्म हो जाते हैं।
ओके। तो हमारे पास बैकअप इतना स्ट्रांग है कि पहले ये सारे की सारी मशीन्स एक स्ट्रांग यूपीएस से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद एयर हैंडलिंग यूनिट का अलग बिजली की सप्लाई है, वापडा है, फिर हमारे पास बहुत बड़ा जनरेटर है जी। और उसके अलावा हमारे पास ये सोलर लगा हुआ है, ताकि कोई ऐसा मौका ना हो कि हमारे पास 1 मिनट के लिए भी बिजली ना आए। डॉक्टर समीना, इसमें रिस्क के कितने चांसेस होते हैं? रिस्क किस तरह का? जो स्टिमुलेशन में होता है कि वो बहुत सारे एग्स बन जाएं, ठीक है, तो बस इतना की रिस्क है, कोई खास रिस्क जो इन्वॉल्व आपने नहीं। सारी चीजें मुझे एक नई दुनिया दिखाई है, ये कितनी एक्सपेंसिव है? यस, ये अकेली मशीन 3 करोड़ की है। ओके, 3 करोड़ की। ये 50 लाख का एक है, एक है 50 लाख, और यहाँ पर ये 3 है। 3 पड़े तीन हैं। पड़े हैं, ठीक है, तो ये लाखों की बात और करोड़ों की बात है। हाँ। ये जो एयर शावर कैबिनेट जिसके अंदर से हम आए हैं, ये तकरीबन 50 लाख की है। ओके। तो ये जो आपके लैमिनर फ्लो हैं, ये भी 40 लाख 30 लाख 15 लाख जो लोकल मेड हैं वो जरा कम। और ये सारा बाहर से आता है? ये सारा बाहर से आता है, ये सिर्फ मैंने यहाँ से बनवाया है, बाकी ये सारी मैंने नाइकॉन की जो बिल्कुल फर्स्ट हैंड मशीन्स हैं, मैंने कोई चीज़ यहाँ पे यूज्ड या रिफर्बिश नहीं ली है। ये सब की सब फर्स्ट हैंड डायरेक्ट जापान से मंगवाई है मैंने। ठीक है, और ये सारे जब 5 दिन गुजर जाते हैं तो फिर हम पेशेंट को कॉल करते हैं, और उसका यूट्रस हमने पहले से प्रिपेयर किया होता है, और वो फिर हम थिएटर में लिटा के हम एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर देते हैं। परफेक्ट। और ये सारी लेटेस्ट एडवांसमेंट। अच्छा बेटे, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि शुरू में ही आपको बतानी चाहिए थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर का काम ये होता है कि हमने अगर अगले दिन एग्स निकालने हैं ना, तो हमने उस फ्लूइड को बॉडी के पीएच से मैच करना होता है। ठीक है, बॉडी के पीएच लेवल। पीएच, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड का पीएच जो है वो 7 भी हो सकता है, 7.1, 7.4। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स हैं और ये इसके साथ अटैच्ड हैं, और हम इसके अंदर रखते हैं फ्लूइड्स ओवरनाइट। जैसे कि 6 पेशेंट्स का हमने एग्स निकालने हैं, तो हम 6 पेशेंट्स की डिशेस बना के इसमें रख देंगे, और अगले दिन उनका पीएच मीटर हमारे पास होता है, जिससे हम चेक करते हैं कि वाकई उतना पीएच हो गया। और फिर हम हमारे पास पार्टिकल काउंट होता है, हमारे पास टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है, हर चीज हमने परफेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम केसेस करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने इनका तारुफ नहीं करवाया। ये तो मेरी बेटियों की तरह है, हिरा इकबाल, और ये मेरी नई एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन द मेकिंग है। लेकिन फिलहाल ये अभी हमारी कोऑर्डिनेटर हैं जो पेशेंट्स को सारा लुक आफ्टर करती हैं। शी इज़ टोटल इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, और बड़ी फास्ट लर्नर है, इसने पूरी लैब को बहुत परफेक्ट रखा हुआ है। वेरी नाइस। तो एम्ब्रियोलॉजी भी सीखेगी, अब इसके लिए मॉनिटर्स वगैरह लगा दिए हैं, वेरी नाइस, सीख रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरे लिए सब कुछ एक नई दुनिया थी, ये कह सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, आईवीएफ पे बातें हमने कितनी दफ़ा की हैं, पर ये चीज़ें हमने कभी नहीं देखी थी। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, उस बच्चे की बर्थ तक कितना टाइम लगता है और कितनी कॉस्ट लगती है? बेटे, हम जब एम्ब्रियो रख देते हैं ना उसके अंदर, फिर तो वो वही टाइम लगता है जो आम प्रेगनेंसी में, नेचुरल प्रेगनेंसी में लगता है, यानी 9 महीने। फिर वो नॉर्मली डिलीवर होगा, या अगर इंडिकेटेड है तो सिजेरियन होगा। लोग समझते हैं शायद किसी शीशे की बोतल में टेस्ट ट्यूब बेबी रखा होता है, ऐसा नहीं है। हम वो नुक्ता सा एम्ब्रियो बना के बीज तो औरत के रहम में रख के उसको दुआएं दे के भेज देते हैं कि हमें खुशखबरी सुनाना। फिर वो अगली मंथली रेगुलरिटी जब उसकी मिस हो जाती है और पॉजिटिव आ जाता है, तो उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हम किसी भी ऑब्स्टेट्रिशियन या जो गायनी की डॉक्टर होती है उनके पास रेफर कर देते हैं। लेकिन जो टाइम लगता है वो लगता है जो हम एग्स जब हमने जिस दिन निकालने होते हैं जी, वहाँ से कोई 1.5 महीने पहले हम उनकी प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है। उनके कुछ टेस्ट होने होते हैं, उनकी स्टिमुलेशन होती है, उनको इंजेक्शंस लगते हैं, उनके फिर वो काफ़ी सारे फॉलिकल बन जाते हैं, साथ दवाइयाँ होती हैं बहुत सारी, उनको हम न्यूट्रिशनली बैलेंस करते हैं। कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई थायराइड, कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वो सब कंट्रोल करके उनका वज़न कम करके उनके यूट्रस को इस काबिल बना के, बड़े बड़े यूट्रस हैं उनको छोटे को बड़ा, तो इस तरह करके फिर हम उसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट करके फिर जब एम्ब्रियो रख देते हैं, फिर वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह चलता है। परफेक्ट। डॉक्टर साहिबा, जो शादीशुदा कपल आईवीएफ की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मेरा मैसेज ये है
कि जैसे जैसे औरत की उम्र ज़्यादा होती है चांस प्रेगनेंसी का कम से कम होता है। अगर आपको पता चल गया है कि मेल के स्पर्म्स आपके हस्बैंड के कम हैं या आपकी ट्यूब्स बंद हैं या और कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ हमसे रब्ता जल्दी करें। 30 साल से पहले चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी 50 to 60% होते हैं, 50 से 60%। जैसे ही 30 और 35 के दरमियान का टाइम आता है ये कम होके 30 पे आ जाते हैं। 35 के बाद एकदम अंडे की क्वालिटी खत्म होती है और फिर हमें टीके भी, वो महंगा भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमें टीके बहुत लगाने पड़ते हैं और उसके रिजल्ट्स भी फिर कोई 10 to 15% रह जाता है। ओके, तो पैगाम यही है कि जल्दी फैसला करें, जल्दी फैसला करें। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर समीना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई हैं। एक IVF में एक तरीकाकार, एक इलाज किस तरह से किया जाता है और ये सारा प्रोसेस, सारा ट्रीटमेंट, सारा प्रोसीजर मेरे लिए एक अलग था। ये बस मुझे क्रेज़ था कि मैंने ये बनाना है और जैसे खपती लोग नहीं होते सारा कुछ छोड़ के, तो कभी कहीं दुनिया के हिस्से में जा रही हूँ सीखने, कभी कहीं। एक हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे लोग आखिरी गुर नहीं बताते, थोड़ा बहुत आपको सिखा देंगे लेकिन एग्जैक्ट ट्रेनिंग हमारे मुल्क में किसी सेंटर कोई नहीं देता। मैं देती हूँ, मेरे पास अगर कुछ सीखने के लिए आएगा तो मैं उसको एग्जैक्टली वो सिखाऊंगी जो मैं बाहर से पैसे खर्च करके सीख के आई। आपके अंडर अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे अंडर पूरा स्टाफ है, ठीक है। जैसे एक यूनिट में होता है अबाउट नर्सेज हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर और लुक आफ्टर करने के लिए लोग हैं, फिर एक टोटल मैनेजर है कलीम हिजाजी साहब, वो हर चीज़ उनके ज़िम्मे है। जनरेटर में क्या ख़राबी है, पेट्रोल किस में डालना है, वो एक पूरा दुनिया है जिसको रोज़ के रोज़ हमें लुक आफ्टर करनी पड़ती है। परफेक्ट, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर समीना। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए नया रास्ता सिर्फ RNN TV पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।